अज़मी हुई स्क्रीन पर वही फ्रेम अटका था। लिफ्ट के दरवाजे आधे खुले। ट्यूबलाइट की झिलमिल में एक चेहरा आधा, आंखें मेरे पार घूरती हुई जैसे। थाने की टेबल पर रखी सबूतों की थैली में मोबाइल हल्का कंपन कर रहा था। दूर से सायरन की पतली आवाज कटती हुई आ रही थी। अस्वीकरण। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। किसी भी सच्ची घटना, व्यक्ति या स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी समानता को मात्र संयोग समझें। मैं दरोगा निखिल। रात के 3:30। गला सूखा। थाने की पुरानी घड़ी टिक टिक करती। कुर्सी की चरमराहट में मुझे वही गंध मिली जो अक्सर बरसाती रातों में फैल जाती है। भीनी, ठंडी और थोड़ी सी लोहे की। मामला शुरू हुआ ठीक 1:12 पर। शास्त्री फ्लाईओवर के नीचे एक स्कूटी छोड़ दी गई। बीट का सिपाही बुला रहा था। सर, सीट के अंदर मोबाइल मिला है, स्क्रीन पर 11 मिस कॉल, नाम दिख रहा है माँ। मैंने फोन उठाया। कांच पर नमी थी। कवर के किनारों में सफेद धूल जमी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में गिराया हो। थैली में सील करते वक्त हल्का कंपन मेरे हाथ तक आया। ये कंपन सिर्फ फोन का नहीं था, मेरे अंदर बेचैनी की एक पतली धारा भी चल रही थी। फोन के कवर के भीतर छोटा सा घंटी वाला कीचैन अटका था। ऐसी घंटी जो अक्सर चाबी के गुच्छे में लगती है, छोटी पर अपने होने की तेज गूंज छोड़ने वाली। मैंने थैले पर केस नंबर लिखा। फ्लाईओवर के नीचे टूटे टाइल, गीली मिट्टी, गंध में पेट्रोल की पतली परत, और दूर कहीं देर रात की बस का बहरा देने वाला हॉर्न। रीमा। फोन पर पहला नाम यही मिला। रीमा का कॉल लॉक खुला। 11 मिस कॉल। माँ से। माँ। और ये घंटे, 48 घंटे। बस मेरी सांसों में 2 शब्द अटक गए। आखिरी चेहरा। मैं पारिजात अपार्टमेंट के फाटक तक पहुंचा तो सुबह का कुहासा उतरा नहीं था। चौकीदार की टेबल पर स्टील का गिलास खाली पड़ा था। जंग लगे रजिस्टर पर उंगलियों का पसीना गिरा हुआ। फकीर चंद। कंधे पर बासी कंबल, आंखों में नींद। सर, रात शांत थी, लोग कम थे। अचानक आप लोग, मतलब कोई शिकायत नहीं आई थी? मैंने उससे कहा, रात की सीसीटीवी दिखाओ। कमरे में पंखा अटक अटक घूम रहा था। स्क्रीन पर कई खानों में गलियारा, पार्किंग, लिफ्ट। डिजिटल घड़ी के अंक टेढ़े मेढ़े लग रहे थे, जैसे समय खुद भी थका हो। 9:43 पर रीमा दिखी। गहरे नीले कुर्ते में, कंधे पर काला छोटा बैग। वो लिफ्ट में दाखिल हुई। उसके ठीक पीछे धुंधली छाया धकेली सी घुसी। इसी छाया के किनारे, जैसे लिफ्ट के शीशे की परछाई में, एक चेहरा उभरा। अर्ध स्पष्ट। मुंह का आधा हिस्सा, ठुड्डी के पास हल्का निशान, जैसे पुराना कट। मैंने स्क्रीन रोक दी। दिल में एक ठक सा लगा। ये चेहरा देखा हुआ है। कहाँ? मैंने तुरंत फोन पर सेव नंबर मां पर वापस कॉल किया। स्विच्ड ऑफ। रिंग नहीं गई, सिर्फ बैकग्राउंड में थाने की ट्यूबलाइट की झिरझिरी सूनापन और भारी बेचैनी भेजती रही। सुबह 6 बजे लीमा की बहन आई, शालू। पतली, करीब 30, आंखों की थकान ऐसा जैसे रातें कंधों पर ढोकर आई हो। उसने मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठते ही गला साफ किया। भाई साहब, रीमा कल शाम से घर नहीं आई। उसका फोन बंद था। मैंने कॉल किया, बार बार किया, 11 बार, एक के बाद एक। मैंने पूछा, ये नंबर माँ? वो चुप हुई। सर, हमारी माँ नहीं है, 3 साल पहले चली गईं। रीमा ने मेरा नंबर माँ के नाम से सेव रखा था। कहती थी, जब भी मुश्किल में रहूंगी सबसे पहले तुम्हें कॉल आए। कोई देखने से शर्माए भी तो कह देगी, मम्मी का फोन है। मैंने एक धीमी सांस छोड़ी। तो 11 मिस कॉल शालू की थीं। किस वक्त? रात 12:30 से 1:49 के बीच में। हर 5-7 मिनट में। मैंने ये पूछा ही था कि उसने पलटकर पूछा, सर, आप होते तो क्या करते? बहन का फोन बंद मिले, रात हो, मैंने तो बस कॉल किया। मैंने सिर हिलाया। तुम ठीक कहती हो, पर मीठी बातों के नीचे कड़वे सवालों की धार छिपी होती है। ये मिस कॉल, एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ समय की सुई। मैं वापस स्क्रीन पर लौट आया। लिफ्ट के अंदर का आखिरी फ्रेम। रीमा ने बटन दबाया। लिफ्ट के शीशे में उसके साथ जो चेहरा दिख रहा था, मेरी नज़र वहीं अटक गई। किसका? मुझे लगा मैं इसे जाना पहचाना हूं, जैसे किसी चाय वाले स्टॉल पर दिखा हो या किसी पोस्टर पर।
फकीरचंद कुर्सी पर खिसक कर और पास आ गया। सर, कल रात तो मैं चाय वाले के यहाँ था, 9:30 के बाद वालों का हिसाब नहीं। मैंने उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट पकड़ी। कान बार बार सूखना, खुजाना, नज़र बचाना। रजिस्टर के पन्नों में मैंने उंगलियां दौड़ाईं। 7:30 पर एक एंट्री थी, राहुल वाटर प्योरीफायर सेवा। हस्ताक्षर को देखकर दिमाग में घंटी बजी। इसी पेन से नीचे फकीरचंद ने अपना नाम लिखा था। स्याही का रंग, दबाव, हर चीज़ मेल खाती। मैंने पूछा, ये सेवा वाला आया था? वो बोला, हाँ, पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते पर तारीख तो कल की थी। और यहीं मुझसे सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उसी क्षण पकड़ने के बजाय सोचा, पहले आयुष से बात कर लूं। आयुष रीमा का पुराना दोस्त। कुछ लोग उसे पुराना रिश्ता कहते थे। उसके बारे में शालू ने झिझकते हुए बताया। वो ग्रे हुडी पहनता है, रात की शिफ्ट में काम करता है। मैंने उसे थाने बुलाया। आंखों के नीचे काले घेरे, उंगलियों में नाखून चबाने की आदत। मैंने पूछा, कल रात कहाँ था? वो बोला, कॉल सेंटर, शिफ्ट 9 से 5। टॉयलेट ब्रेक होते हैं 9:40 से 10:15। वो एक पल को रुका, महीन पसीना माथे पर। बाहर धुंध, कमरे में गर्मी, लेकिन उसे ठंड लग रही थी। सर नीचे धूम्रपान एरिया गया था, हवादार जगह। मैंने उसकी हुडी को देखा। चेन पूरी, घिसी नहीं। लिफ्ट वाले फ्रेम में जो हुडी दिखाई दे रहा था, उसमें चेन के टैग का छोटा लोहे का टुकड़ा गायब था। आयुष की हुडी में था। मिलान नहीं बैठा, फिर भी मन में शक की एक नोक लगी रह गई। तुम होते तो क्या करते? झट से पकड़ लेते या एक एक कड़ी को जोड़ते? मैंने सोचा, छोड़ो हुडी, चलो सीसीटीवी को फिर से देखें। स्क्रीन पर घड़ी 9:43, 9:44। लिफ्ट के शीशे में जो चेहरा दिख रहा था, मैंने फ्रेम को जूम किया। ठुड्डी के पास जो निशान लग रहा था, वो वैसा निशान था जैसे पुराने पोस्टरों में प्रिंटिंग के दौरान पिक्सल टूटने पर बनता है। मुझे अजीब सा ख्याल आया, कहीं ये चेहरा असली नहीं? मैं नीचे लिफ्ट में गया, अंदर देखा। दीवार पर एक छोटा सा ट्यूशन का पोस्टर टेढ़ा सा चिपका था। एक लड़के की फोटो, ठुड्डी के पास हल्का दाग सा छपा हुआ। पोस्टर की प्रिंटिंग खराब थी। मेरी सांस थमी। पोस्टर का चेहरा, लिफ्ट के शीशे का एंगल, सीसीटीवी की चौखट। जो मैंने आखिरी चेहरा समझा था, वो असल में एक पोस्टर की परछाई थी। पर असली कड़ी तो अब जुड़ने वाली थी। मैंने ऊपर से नीचे तक गलियारे के दूसरे कैमरे का फुटेज खोला। लिफ्ट में चढ़ने से पहले कोने में कोई रुका हुआ था। फ्रेम में सिर्फ एक परछाई, एक मोटा कंबल और कदमों की हल्की आहट। कंबल वैसा जैसे फकीरचंद के कंधों पर। मैंने पास की मेज पर पड़ी कलम उठाकर नोट किया, नाखूनों से कलम की क्लिप बार बार बजाते हुए। शालू फिर आई, हाथ में एल्बम जैसा पतला लिफाफा। भाई साहब, ये रीमा की पुरानी तस्वीरें हैं। उसमें से एक, रीमा और एक बच्चा, बालक जैसे 7 साल का। शालू बोली, वो आश्रम में थी कुछ दिन, वहां बच्चों से लगाव हो गया था। रीमा ने मुझे कहा था, मैं किसी को अपना बनाना चाहती हूं, घर में खालीपन भर जाए। मैंने तस्वीर के पीछे उल्टा लिखा देखा, अगले महीने का चांद, एक छोटा दिल का निशान। फ्लाईओवर के पास मिले फोन पर वापस आया। फोन सिलिकॉन कवर के अंदर पानी की हल्की नमी थी, पर कल रात बारिश नहीं थी। पानी में नींबू जैसे कुछ का हल्का गंध है, नींबू, फिनाइल। लिफ्ट के पास वाले स्टोर में वही गंध थी। बाल्टी, झाड़ू, फिनाइल की खाली बोतल। मेरे नथुनों में वही तीखी गंध चढ़ी। मैंने फकीरचंद से सीधे पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? ये रजिस्टर की एंट्री तुमने पढ़ी या लिखी? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, दांतों के बीच तंबाकू के भूरे निशान। सर, मैं कौन होता लिखने वाला, सेवा वाला आया था। कल नहीं, परसों। तारीख गलत लिख दी होगी। उसकी उंगली पर हल्का कट था, जैसे किसी खुरदुरे किनारे से लगा हो। मैंने पूछा, ये कैसे? बोला, पेंट की बाल्टी उठाते हुए। इस आदमी की कहानी में छेद बढ़ रहे थे। 2 पहिया पर पेट्रोल की बू, ई रिक्शा वाले की बात और फोन पर नमी। इन सब का जोड़ कहाँ था? 24 घंटे बीत चुके थे। घड़ी हर टिक पर चुभ रही थी। 32वें घंटे पर एक ई रिक्शा चालक मिला। वो बोला,
मैंने रात 3:45 एक आदमी को फ्लाईओवर के पास उतारा। हाथ में छोटा फोन, जेब में ढेरों सिक्के, आवाज कर्कश, और उसे साबुन और फिनाइल की मिलीजुली गंध आ रही थी। मैं चौंक गया। इसी गंध ने मुझे गलियारे में रोका था। मैंने उसके सामने फकीरचंद की आवाज सुनाई, जिसे मैंने सुबह अनौपचारिक बातों में रिकॉर्ड किया था। रिक्शे वाले ने गर्दन हिलाई। हाँ, कुछ कुछ ऐसी आवाज। मेरा मन झुंझुलाने लगा। तुम होते तो क्या करते? अभी पकड़ो या देखो वो शाम तक किस ओर भागता है। मैंने ठान लिया, नजर रखूंगा। शालू को बता दिया कि अब कुछ छिपाना नहीं। वो बोली, एक बात और है। कल शाम रीमा का मकान मालिक आया था। किराए की बात पर बहस हुई। रीमा ने कहा अगले महीने दे दूंगी। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, ताला लगा दूंगा। क्या पता उसने कुछ किया हो। मैंने मकान मालिक को बुलाया। उसकी आवाज भारी, चाल ढाल धीमी। कहा, मैं अपने काम से काम रखता हूं, मुझे क्या लेना देना। मैं आया तो था, पर जाने कब वो घर छोड़ा मुझे क्या पता। उसकी आंखों में उड़ती बैठती घबराहट थी, पर लोग अपने अपने झूठ में इतने फंस जाते हैं कि सच भी वैसा ही लगने लगता है। मैं अपने कदम वापस उस स्टोर रूम तक ले गया जो लिफ्ट के साथ लगता था। दरवाजा जंग से खुरदुरा, ताला वापस चढ़ा हुआ, पर अंदर से आने वाला एक हल्का बीप। मेरे साथ एक सिपाही था। मैंने कंधे की हड्डियों तक जा पहुंची ठंड को पी लिया। ताला खुलते ही एक धूल भरी हवा का झोंका बाहर निकला। शेल्फ पर अप्रयुक्त पेंट के डिब्बे, एक कोने में तिरपाल, उसके नीचे किसी भारी चीज की लकीर। मुझे वो बीप फिर सुनाई दी। गलियारे की तरफ वाली दीवार में एक पतला सा लकड़ी का पट्टा अलग। हमने बाहर निकाला। अंदर एक पतली जगह जहां कोई छोटे आकार की चीज छिपा सकता था। वहीं पर एक छोटा सा धातु का डिब्बा। खोलने पर एक पुराना फोन, बिना सिम के, पर लॉक स्क्रीन पर वही तस्वीर जो शालू लाई थी, रीमा उस बच्चे के साथ। मैंने फोन को सील किया। एक चीज और मिली, एक चाबी का गुच्छा। उसमें लगी घंटी ठीक वैसी नहीं, पर उसी दुकान की लगती है। और एक पुरानी स्कार्फ। स्कार्फ में ढीली बुनावट, जिसमें एक सोने जैसी पतली अंगूठी अटकी थी। शालू ने अंगूठी देखते ही आंखें झुका ली। मेरे दिल के नीचे जैसे कोई पत्थर गिरा। मैंने पूछा, ये तुम्हारी है? वो बोली, नहीं। फिर धीरे से कहा, मेरी जैसी है, पर मेरी नहीं। इमारत की छत तक जाने की सीढ़ियां सर्द थीं। तले में हल्की सी नमी थी। टंकी के पास फिनाइल की तीखी गंध ज्यादा। ताले पर ताज़ा खरोच। मेरे हाथ अपने आप जेब में रखी चाबी पर टिके। ताला खुलते ही मैं रुका। मैं किसी ऐसी चीज का सामना नहीं करना चाहता था जिसका वजन मेरी रातों पर आने वाले कई महीनों तक बैठा रहे। अंदर अंधेरा। टॉर्च की गोल रोशनी में सिर्फ पानी की दीवार सी चमक और कुछ तैरते पत्ते। मैंने दूर बैठी चिड़िया की आवाज सुनी। मन को संभाला। हम टंकी के मुहाने पर देर तक खड़े रहे। सबूत बताने लगे कि जो हुआ वो यहीं कहीं हुआ, पर मैं खुलकर उस पर उंगली नहीं रख सकता था, अभी नहीं। मेरी झिझक और शालू की आंखें, इन दोनों के बीच एक छाया सी खिंची। मैंने उसे नीचे उतारा। तुमने मुझसे कुछ छिपाया है। उसकी सांस तेज हुई। भाई साहब, मैं आई थी कल शाम, रीमा से मिलकर। वो गुस्से में थी। मैंने कहा, छोड़ दे वो ऑफिस, छोड़ दे वो सब जहां हर बार वही लोग उसे दोष देते हैं। वो बोली, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं जीऊंगी। और फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पानी का ग्लास आगे किया। कांच की ठंडी सतह पर उंगलियों का पसीना छप गया। फकीरचंद को मैंने वहीं पास के कमरे में बिठाया। वो बाहर टकटकी लगाए। सर, मैं गरीब आदमी हूं, घर चलाने की कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, कौन नहीं करता। मैंने उसे रोका। गलतियां और गुनाह में अंतर होता है। कहानी तुम नहीं लिखोगे, कहानी अब खुद बोलेगी। 38 घंटे पूरे, थकान से आंखें भारी। वरिष्ठ अधिकारी का फोन। कहते हैं प्रेस नोट बनाओ, ये मामला अब मीडिया तक जाएगा। मेरे भीतर दबी हुई आवाज धीरे से बोली, अभी नहीं, जब तक हर परत न खुल जाए। मैंने रिक्शे वाले को अंदर बुलाया। एक एक चेहरा दिखाया। वो ठहरा। फकीरचंद की आवाज जैसा, पर चेहरा नहीं देखा। रात थी। पर कपड़ों पर गंध वही। मैंने सोचा ये गंध मेरे साथ भी रही है पिछले 24 घंटे, हर फाइल के पन्ने में, हर गलियारे की हवा में। रीमा के कमरे में गया।
दरवाजे पर सील थी। खोला। अंदर का सन्नाटा एक कहानी कहता है। टेबल पर एक आधा लिखा नोट, किसी का नाम नहीं, बस कुछ शब्द। मैं कोई नहीं खोना चाहती, मैं जल्द लिखूंगी। और नीचे छोटी सी रेखा। हाथ कांपा था। उसकी अलमारी खोला। अंदर एक फोल्डर, बैंक की पासबुक, एक आवेदन पत्र, गोद लेने का, कल की तारीख का। रीमा ने हिम्मत जुटा ली थी। उसे किसी ने डराया हो या किसी ने उसका रास्ता रोका हो, इस कमरे में उसकी रूह की खामोशी उतर आई थी। 42 घंटे। फ्लाईओवर के पास नाले में एक प्लास्टिक की थैली मिली। उसमें एक चाबी और एक छोटी घंटी। शालू उसे देखते ही बोली, ये उसी सेट की नहीं, पर उसी दुकान जैसी लगती है। खिलौना सी, चमक कम, किनारों पर सस्ती पॉलिश उखड़ी हुई। मैंने लिफ्ट के बगल वाले स्टोर का ताला फिर देखा। वही चाबी फिट हो गई। ताले की जंग की आवाज़, कमरे की नमी, वो बीप अब नहीं, पर दीवार पर लटका कैलेंडर दिखा। 12 तारीख को घेरा, 13 को 2 खड़ी रेखाएं। 13 कल। मुझे लगा जैसे किसी ने अपना शेड्यूल वहीं लिखा था। पेस्ट कंट्रोल या किसी की मुलाकात। फकीर चंद का चेहरा उस कैलेंडर की तरफ देखने से बच रहा था। वो हिचकियों में बोलता रहा, सर, सफाई का शेड्यूल था। मुझ पर क्या शक, मेरे घर में बूढ़ी अम्मा है। मैंने ट्यूबलाइट बंद करके खोलकर समायोजित किया। नीली रोशनी हवा में बिखरी। दीवार के पपड़ी उखड़े हिस्सों पर नए निशान, ऐसे जैसे किसी ने भारी चीज खींचते वक्त घर्षण छोड़ दिया हो। मैंने तय किया, आज रात उसे पकड़ना होगा, या वो खुद कुछ ऐसा करेगा जिससे हम पकड़ लें। उस रात हम 3 लोग पीछे की गली में छुपे रहे। हवा ठंडी, कपड़ों में वो ठंड अंदर तक घुस रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दूर से आती। ताले खोलने के बाद की हल्की सी क्लिक हमने सुनी। घड़ी 3:05। फकीरचंद ने कूड़े की गाड़ी धकेली। उसने स्टोर खोला। अंदर ढोटी आवाज़, सांस भारी। मैंने इशारा किया। हम चुपचाप आगे बढ़े। ए, रोक! उसके कंधे झटके। गाड़ी के भीतर एक थैला, फटा नहीं पर दागदार। मैंने बाहर निकाला। अंदर कपड़े, एक मोबाइल कवर, टूटा हुआ। कवर वही डिजाइन का, पर दूसरा। कोई पुराने निशान मिटाने का ढंग। मैंने खुद को रोका। यहां कोई भी किसी को कुछ सिखाने नहीं आया। मैं सिर्फ जोड़ रहा था, धागे धागे। फकीर चंद की आवाज कांपी। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे गलती हुई। मैं फोन लेकर गया था। लोग उठकर परेशान हो रहे थे। मुझे लगा पुलिस को ऐसे बताना ठीक है। उसने खुद अपने झूठ की गांठ खोल दी। फोन लेकर गया? ऐसा क्यों? पुलिस को बताना था तो उसी जगह इंतजार करता। उसके जवाब में सन्नाटा। मेरे अंदर सुलगता गुस्सा कुछ और पल भटका। और तभी शालू का फोन बजा। उसके स्क्रीन पर अनजान नंबर। उसने डरा सा देखा। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरे सिरे पर रीमा की आवाज, कंपाती, फुसफुसाहट में। कोई ऊपर मत आना। शालू ने मेरी तरफ देखा। सर, ये रिकॉर्डिंग है, इंटरकॉम की। किसी ने इसे मुझे भेजा है। मैंने उस आवाज के पीछे लिफ्ट के मोटर की दूर दूर की भन-भन सुनी। ये घर के अंदर की आवाज थी। किसी के हाथ में ये रिकॉर्डिंग आई, और अब लौटकर हमें डराया जा रहा था। 46 घंटे। हमारे पास सूत्र थे, पर कोई ठोस जुड़ाव नहीं। अचानक मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात कौंधी। लिफ्ट के फ्रेम में रीमा की कलाई पर जो ब्रेसलेट चमका था, वैसा ही ब्रेसलेट मैंने कल शालू की कलाई पर भी देखा था। आज वो नहीं पहन रही। मैंने पूछा। वो बोली, खो गया। कब? कल शाम। मैंने उसके चेहरे को पढ़ा। वो थकी, टूटी, पर कुछ कह नहीं रही। कंधे ढले, आंखें धंसती हुई। मैंने कमरे की खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई।
मेरे मुंह से निकला, तुम मुझे सच बता दो, नहीं तो ये रात तुमसे भी सच बुलवा लेगी। उसने आंखें बंद की। रात वही, जब रीमा ने छत की तरफ दौड़ लगाई। वो गुस्से में थी। मैं उसके पीछे गई। हम दोनों ने बात की। मैंने कहा, तू सब खत्म कर देगी? वो बोली, मैं अपने फैसले खुद लूंगी, तुम मेरे दिमाग में विष मत डालो। मेरे शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई। मैं नीचे आई। फकीर चंद वहां था। उसने कहा, बहन जी, आप जाएं, ये घर की बात है। शालू का बाकी बयान फिसलता हुआ आया। उसकी हर परत में डर था, पछतावा था, पर ठोस नहीं। बस इतना समझ आया, वो वहां थी। केवल साफ ठंडी हवा का शोर बचा। 48 घंटे। हमारे पास सूत्र थे, पर कोई ठोस जुड़ाव नहीं। अचानक मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात कौंधी। लिफ्ट के फ्रेम में रीमा की कलाई पर जो ब्रेसलेट चमका था, वैसा ही ब्रेसलेट मैंने कल शालू की कलाई पर भी देखा था। आज वो नहीं पहन रही। मैंने पूछा। वो बोली, खो गया। कब? कल शाम। मैंने उसके चेहरे को पढ़ा। वो थकी, टूटी, पर कुछ कह नहीं रही। कंधे ढले, आंखें धंसती हुई। मैंने कमरे की खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई। मेरे मुंह से निकला, तुम मुझे सच बता दो, नहीं तो ये रात तुमसे भी सच बुलवा लेगी। उसने आंखें बंद की। रात वही, जब रीमा ने छत की तरफ दौड़ लगाई। वो गुस्से में थी। मैं उसके पीछे गई। हम दोनों ने बात की। मैंने कहा, तू सब खत्म कर देगी? वो बोली, मैं अपने फैसले खुद लूंगी, तुम मेरे दिमाग में विष मत डालो। मेरे शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई। मैं नीचे आई। फकीर चंद वहां था। उसने कहा, बहन जी, आप जाएं, ये घर की बात है। शालू का बाकी बयान फिसलता हुआ आया। उसकी हर परत में डर था, पछतावा था, पर ठोस नहीं। बस इतना समझ आया, वो वहां थी। केवल साफ ठंडी हवा का शोर बचा। 48 घंटे पूरे। मेरे सामने वो फ्रेम फिर जड़ हो गया। लिफ्ट, पोस्टर का चेहरा और उसके बगल से हटती रीमा। इस बार मैंने फ्रेम के एक और कोने को जूम किया। दरवाजे के आधे खुले किनारे पर किसी के उंगलियों की परछाई थी। छोटी, पतली उंगलियां। जोकर जैसा हुडी नहीं, एक पतला ब्रेसलेट की चमक। मुझे खुद से छीना सा लगा, क्योंकि हुडी वाली परछाई के पीछे जो मैंने चेहरा टांका था, वो गलत था। असली आखिरी चेहरा शायद इस छोटे ब्रेसलेट की चमक में था। मैंने शालू को बुलाया। हम छत पर गए। सूरज निकल रहा था, पर हवा में नमी। परिंदे गूंज के पीछे उड़े। जहां टमकी है, वहीं पर दीवार पर हल्का सा एक घर्षण का निशान, जैसे किसी ने टिकाकर किसी का वजन संभाला हो और फिर फिसल गया हो। शालू दीवार के सहारे पस्त बैठ गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम अभी भी कुछ तय नहीं कर रहे, हम बस जो है उसे देखते हैं। वो बोली, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो संभल जाएगी। मैंने नीचे तक उसका इंतजार किया, फिर डर गई। मैंने उसे फोन कर करके सोचा वो उठाएगी, फिर सब ठीक होगा, पर वो उठाती नहीं। उसकी आंखें बहने लगी। उसकी आवाज में पछतावे का अनाज। वो बोली, मैंने ही अपना नंबर मां के नाम से सेव किया था, ताकि जब वो मेरी बात नहीं माने तब भी मैं पास रहूं। पर मैंने शायद देर कर दी। मैं खुद से टूट गया, क्योंकि सच, पूरा सच, अभी भी मेरी पकड़ में नहीं था। फकीर चंद के चेहरे पर फैली बेचैनी, ई रिक्शे वाले का बयान, फोन की नमी, अंत में एक बेजान सी घंटी के बजने का भ्रम, सब अपने अपने सच लेकर आगे खड़े थे। मैंने फकीर चंद को अरेस्ट किया। उसका काम फोन को दूर फेंककर हमें भटकाना था, सबूत छिपाना था। उसके झूठ ने हमें गलत दिशाओं में दौड़ाया। उसकी आवाज में करुणा नहीं, चालाकी थी। वो कहता रहा, मैं सिर्फ सफाई करता हूं,
पर उसकी सफाई में सबसे ज्यादा गंदगी थी। शालू के बारे में रिपोर्ट लिखते समय मेरा हाथ बार बार अटकता, क्योंकि उसकी गलतियां अपराध की रेखा के बिल्कुल किनारे किनारे घूमती थी। एक धक्का, एक बहस, एक फिसलन और फिर डर। मैंने झुककर फाइल पर स्याही का ढक्कन बंद किया और सोचा, अगर तुम्हें ऐसी अपराध कहानियां सुनना अच्छा लगता है, अपनी राय नीचे बताना। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक महीन सा नाम जो जांच की पहली रात मैंने सुना था, अंगूठी पर उकेरा था, एसके। एसके? शालू खन्ना या कोई और? मैंने ये बात खुद से भी छिपाई थी, क्योंकि मेरे मन में शक की जो बत्ती जल उठी थी उसे मैंने हवा नहीं दी। दोपहर तक साइबर सेल से रिपोर्ट आई। 11 मिस्ड कॉल्स के लोकेशन, पहला आधा हिस्सा शालू के घर के पास का, बाकी 3 कॉल्स थाने के चौक के पास से। थाने के पास कौन था तब? मेरे इर्द गिर्द फाइलें खड़खड़ाईं। मुझे कल रात याद आया जब हमने थाने में फोन सील किया, उसकी स्क्रीन पर कॉल लैगिंग दिखी थी। कोई पहले से उसे उंगलियों से छू चुका था। कौन? फकीरचंद या वो बुजुर्ग मकान मालिक जो शाम में थाने के पास अपनी दवा लेने आता है? वो चौंकाने वाली जानकारी थी। बुजुर्ग का नाम मैंने रजिस्टर में पढ़ा था, शिखरमल, एसके, ठुड्डी पर छोटा निशान। क्या मैंने ये सब पहले ही देखा था? और यहीं मेरे अंदर एक अजीब सा डर उठा। क्या मैंने शुरुआत में चेहरे को गलत समझा? पोस्टर की ठुड्डी पर निशान, बुजुर्ग की ठुड्डी पर भी बहुत महीन, वो भी सीसीटीवी में एक बार लिफ्ट में झांकता दिखा था, शाम की फुटेज में, जब हमने कैमरा ठीक से वापस लगाया। क्या उसका वहां होना संयोग था? मैं उसके कमरे तक गया। पुराने अखबारों के ढेर, दवाइयों की छोटी शीशियां, पंखे की धीमी आवाज। वो बैठा था, हाथ कांपते हुए। आप लोग ऐसे बार बार क्यों आते हो? मैंने बस इतना पूछा। कल रात थाने के पास तुम कहाँ थे? वो बोला, दवा का नाम बोला। मेरे दिमाग में फुसफुसाहट सी। ये दवा तो दिन में खुले दुकान में मिलती है, रात में नहीं। मुझे लगा मेरी जांच अब किसी और दिशा में मुड़ रही है, पर रुकना नहीं, पर बढ़ना भी नहीं सीधा। जांच जैसे बारिश में बहती गली की मिट्टी, सीधी भी, उलझी भी। मेरे सामने फिर से वही फ्रेम आ खड़ा हो गया। लिफ्ट के दरवाजे, पोस्टर का चेहरा और उसके बगल से हटती रीमा। इस बार मैंने फ्रेम के एक और कोने को जूम किया। दरवाजे के आधे खुले किनारे पर किसी के उंगलियों की परछाई थी, छोटी पतली उंगलियां। जोकर जैसा हुडी नहीं, एक पतला ब्रेसलेट की चमक। मुझे खुद से छीना सा लगा, क्योंकि हुडी वाली परछाई के पीछे जो मैंने चेहरा टांका था वो गलत था। असली आखिरी चेहरा शायद इस छोटे ब्रेसलेट की चमक में था। मैंने शालू को बुलाया। हम छत पर गए। सूरज निकल रहा था, पर हवा में नमी। परिंदे गूंज के पीछे उड़े। जहां टंकी है वहीं पर दीवार पर हल्का सा एक घर्षण का निशान, जैसे किसी ने टिकाकर किसी का वजन संभाला हो और फिर फिसल गया हो। शालू दीवार के सहारे पस्त बैठ गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम अभी भी कुछ तय नहीं कर रहे, हम बस जो है उसे देखते हैं। वो बोली, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो संभल जाएगी। मैंने नीचे तक उसका इंतजार किया, फिर डर गई। मैंने उसे फोन कर कर के सोचा वो उठाएगी, फिर सब ठीक होगा, पर वो उठाती नहीं। उसकी आंखें बहने लगीं, उसकी आवाज में पछतावे का अनाज। वो बोली, मैंने ही अपना नंबर मां के नाम से सेव किया था, ताकि जब वो मेरी बात नहीं माने तब भी मैं पास रहूं। पर मैंने शायद देर कर दी। मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि सच, पूरा सच अभी भी मेरी पकड़ में नहीं था। फकीरचंद के चेहरे पर फैली बेचैनी, ई रिक्शे वाले का बयान, फोन की नमी, अंत में एक बेजान सी घंटी के बजने का भ्रम, सब अपने अपने सच लेकर आगे खड़े थे। मैंने फकीरचंद को अरेस्ट किया। उसका काम फोन को दूर फेंककर हमें भटकाना था, सबूत छिपाना था। उसके झूठ ने हमें गलत दिशाओं में दौड़ाया। उसकी आवाज में करुणा नहीं, चालाकी थी। वो कहता रहा, मैं सिर्फ सफाई करता हूं, पर उसकी सफाई में सबसे ज्यादा गंदगी थी।
शालू के बारे में रिपोर्ट लिखते समय मेरा हाथ बार बार अटकता, क्योंकि उसकी गलतियां अपराध की रेखा के बिल्कुल किनारे किनारे घूमती थीं। एक धक्का, एक बहस, एक फिसलन और फिर डर। मैंने झुककर फाइल पर स्याही का ढक्कन बंद किया और सोचा, अगर तुम्हें ऐसी अपराध कहानियां सुनना अच्छा लगता है, अपनी राय नीचे बताना। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक महीन सा नाम जो जांच की पहली रात मैंने सुना था, अंगूठी पर उकेरा था, SK। SK। शालू खन्ना या कोई और? मैंने ये बात खुद से भी छिपाई थी, क्योंकि मेरे मन में शक की जो बत्ती जल उठी थी उसे मैंने हवा नहीं दी। दोपहर तक साइबर सेल से रिपोर्ट आई। 11 मिस्ड कॉल्स के लोकेशन, पहला आधा हिस्सा शालू के घर के पास का, बाकी 3 कॉल्स थाने के चौक के पास से। थाने के पास कौन था तब? मेरे इर्द गिर्द फाइलें खड़खड़ाईं। मुझे कल रात याद आया जब हमने थाने में फोन सील किया, उसकी स्क्रीन पर कॉल लैगिंग दिखी थी। कोई पहले से उसे उंगलियों से छू चुका था। कौन? फकीर चंद या वो बुजुर्ग मकान मालिक जो शाम में थाने के पास अपनी दवा लेने आता है? वो चौंकाने वाली जानकारी थी। बुजुर्ग का नाम मैंने रजिस्टर में पढ़ा था, शिखरमल, SK। ठुड्डी पर छोटा निशान। क्या मैंने ये सब पहले ही देखा था? और यहीं मेरे अंदर एक अजीब सा डर उठा। क्या मैंने शुरुआत में चेहरे को गलत समझा? पोस्टर की ठुड्डी पर निशान, बुजुर्ग के ठुड्डी पर भी, बहुत महीन। वो भी CCTV में एक बार लिफ्ट में झांकता दिखा था, शाम की फुटेज में, जब हमने कैमरा ठीक से वापस लगाया। क्या उसका वहां होना संयोग था? मैं उसके कमरे तक गया। पुराने अखबारों के ढेर, दवाइयों की छोटी शीशियां, पंखे की धीमी आवाज। वो बैठा था, हाथ कांपते हुए। आप लोग ऐसे बार बार क्यों आते हो? मैंने बस इतना पूछा। कल रात थाने के पास तुम कहां थे? वो बोला, दवा। दवा का नाम बोला। मेरे दिमाग में फुसफुसाहट सी। ये दवा तो दिन में खुले दुकान में मिलती है, रात में नहीं। मुझे लगा मेरी जांच अब किसी और दिशा में मुड़ रही है, पर रुकना नहीं, पर बढ़ना भी नहीं सीधा। जांच जैसे बारिश में बहती गली की मिट्टी, सीधी भी, उलझी भी। मेरे सामने फिर से वही फ्रेम आ खड़ा हो गया। लिफ्ट के दरवाजे, पोस्टर का चेहरा और उसके बगल से हटती रीमा। इस बार मैंने फ्रेम के एक और कोने को जूम किया। दरवाजे के आधे खुले किनारे पर किसी के उंगलियों की परछाई थी, छोटी पतली उंगलियां। जोकर जैसा हुडी नहीं, एक पतला ब्रेसलेट की चमक। मुझे खुद से छीना सा लगा, क्योंकि हुडी वाली परछाई के पीछे जो मैंने चेहरा टांका था वो गलत था। असली आखिरी चेहरा शायद इस छोटे ब्रेसलेट की चमक में था। मैंने प्ले दबाया, फ्रेम आगे बढ़ा। 10 सेकंड बाद किसी ने लिफ्ट का दरवाजा पकड़कर रोकना चाहा। उंगलियां वहीं, ब्रेसलेट वहीं चमक, और पीछे की तरफ धुंधला सा हुडी का हुड नहीं, बल्कि एक ओढ़नी का कोना था, जो उम्मीद और डर के बीच फंसकर रह गया। तुम होते तो क्या करते? आंखें बंद कर देते, या जो दिख रहा है उसे उसके सारे झूठ और सच सहित स्वीकार करते? बिना किसी भारी प्रदर्शन के मैंने अंतिम पन्ना लिख दिया। फकीर चंद पर सबूत मिटाने का आरोप, शालू की बयानबाजी जो खुद कर भारी थी, और उस रात की हवा जिसने मेरे कान में यही फुसफुसाया। सच को कोई नहीं मार सकता, वो बस किसी नए कोने में जा बैठता है। पर कहानी का अंतिम टांका अभी बाकी था। 3 दिन बाद जब केस का शोर थमा, मैं थाने के स्टोर रूम में था। फाइलों के बीच वहीं मोबाइल की थैली रखी थी। अचानक मोबाइल धीमे से बजा। मां। स्क्रीन पर वही नाम चमक उठा। मैं सिटपिटा गया। फोन तो सील था, फिर ये कैसे? मैंने कॉल उठाया। दूसरे सिरे पर एक बच्चे की आवाज, मम्मी वापस आओ, मेरी रीमा दीदी कहाँ हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतनी हवा ली कि मेरी खुद की आवाज टूटकर बाहर ना आ जाए। लाइन कट गई। थाने के आंगन में पीला पत्ता हवा में गोल गोल घूमता रहा। मैंने वापस स्क्रीन की तरफ देखा और एक बात याद आई जो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। लिफ्ट के कैमरा की फाइल का नाम 13
0912 या 310912? क्या वो उल्टा सीधा सेव हुआ था या किसी ने जानबूझकर फाइल का नाम बदल दिया? मैंने कागज पर लिखा, चेहरा आखिरी वाला नहीं था, या शायद वो पहला था। किसी की कहानी में किसी का चेहरा कई बार आखिरी भी होता है और पहला भी। मैंने कुर्सी को धक्का दिया, कुर्सी चरमराई, और मन में जो नमी थी उसने मेरी उंगलियों के पोर ठंडे कर दिए। सच यही रहा। 48 घंटे, 11 मिस्ड कॉल और सीसीटीवी में कैद एक चेहरा। जो दिखा वो शायद वही नहीं था, जो छिपा वो शायद सब कुछ कह गया। अब अगर तुम मुझसे पूछो उस रात असल में क्या हुआ, तो मैं कभी भी तय करके नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे आधे खुले रहते हैं। उन्हीं आधे दरवाजों के बीच ट्यूबलाइट की झिलमिल में मैंने अपने शहर का सबसे शांत और सबसे शोर वाला फ्रेम देखा, और हर बार जब वह फ्रेम आंखों के आगे आता है, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, कोई ऊपर मत आना। और मैं हर बार उसी जगह रुक जाता हूं, जहां मेरी सांस, मेरी समझ और मेरी याद तीनों एक साथ झलकते हैं। एक झलक में इतने चेहरे गुजरते हैं कि आखिरी कौन था यह सवाल ही कहानी बन जाता है।